आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है? समष्टि और समष्टि की विशेषता। अब समष्टि की परिभाषा तो आप लोगों को मालूम ही है। क्या कहते हैं अपन? एक लाइन में एक ही जाति के जीवों का समूह, वो क्या कहलाता है? समष्टि। ये लिखा है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा उसको सुधार कर लिखा है। जनरल में तो एक ही जाति के जीवों का समूह क्या कहलाता है? समष्टि। लेकिन ये समष्टियाँ किसी क्षेत्र विशेष में रहती है और एक निश्चित समय में रहती है, और उस निश्चित समय के दौरान इनकी संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है। इधर से निकलो। तो समष्टि के गुणों में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। तो यही कहलाती है समष्टि की विशेषताएं। अब देखिए, निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय में एक ही जाति या आपस में संबंधित घनिष्ठ रूप से संबंधित जातियों के जीवों का समूह, ये क्या कहलाता है? समष्टि। ठीक। अब ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये वाला, डेमोग्राफी, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? जनसांख्यिकी। लिखा है कि किसी समष्टि के विभिन्न गुणों का अध्ययन या समष्टि के गुणों का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन, और जनसंख्या मतलब एक ही जाति के जीवों को गिना जाता है उसमें, इसीलिए इसको क्या कहा गया? जनसांख्यिकी। अब आगे देखिए, इसकी विशेषताएं देखना है क्यों बजा है। पहली विशेषता क्या है? समष्टि घनत्व, डेंसिटी। क्या हो जाएगा? ये शब्द आएगा यहाँ पर, बाकी तो आप खुद लिख पाओगे कि प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की संख्या या जीवों का समूह। अब समष्टि घनत्व, घनत्व का मतलब ही है कि इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की कुल संख्या, वो क्या कहलाती है? समष्टि घनत्व। अब इसका जो फार्मूला होता है, कैपिटल डी अपॉन कैपिटल एन और एस। डी यहाँ क्या हो जाएगा? समष्टि घनत्व। फिर क्या लिखा मैंने? एन, कैपिटल एन, उस क्षेत्र में जीवों की कुल संख्या कितनी है, और एस, एस का मतलब होता है वो क्षेत्रफल। किसी स्थान पर इकाई समय में पाई जाने वाले जीवों की कुल संख्या, वो क्या कहलाएगी? समष्टि घनत्व। ठीक। अब अगली विशेषता देखिए आप, क्या है? जन्म दर। जनरली आप जानते ही हो कि जिस समय जीवों का जन्म होता है एक साथ, वो क्या कहलाएगा? जन्म दर। चूंकि हम ये समष्टि के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये शब्द बार बार आएगा। कौन सा? प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न होने वाले जीवों की संख्या या जन्म लेने वाले जीवों की संख्या, वो क्या कहलाती है? जन्म दर। और जन्म दर का फार्मूला क्या हो जाएगा? वार्षिक जन्म दर, उस साल कितने बच्चों ने जन्म लिया, जीवों ने जन्म लिया, गुणित 1000, और उस वर्ष की जनसंख्या कितनी है। ठीक है। फिर इसी की तरह क्या हो जाएगा? मृत्यु दर। कोई इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल में मरने वाले जीवों की कुल संख्या, वो क्या कहलाएगी? उसकी मृत्यु दर कहलाएगी। और इसका फार्मूला हो जाएगा मृत्यु दर बराबर वार्षिक मृत्यु गुणित 1000 बटे उस वर्ष की या मध्य वर्ष की जनसंख्या कितनी है। सामान्य बात है ये, पर फार्मूला आपको याद होना चाहिए। डेफिनेशन तो आप लिख लोगे, बस क्या याद रखना? प्रति इकाई और क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल। ठीक। फिर आता है एज डिस्ट्रीब्यूशन, वयस वितरण। अब आप देखो, हम समष्टि में नहीं चले, हम अपने घर पे ही चले। अब आपके घर में क्या सब आप एक जैसे ही हो? कौन कौन है घर पे?
कोई नहीं है, पापा मम्मी है और भाई बहन है और दादा दादी है और बड़े भाई बहन होंगे तो उनके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे। मतलब रहते ही हर एज ग्रुप के, जो मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसे आप देखो हमारे एक ही परिवार के अंदर छोटे से लेके नवजात से लेके 1 वर्ष 2 वर्ष 5 8 10 15 20 50 60 90 हर उम्र के जीव हैं। तो इसी तरह समष्टि के अंदर भी क्या होगा, अलग अलग एज के जीव पाए जाएंगे। जैसे अपने स्कूल की बात कर ले अपन एज वितरण की, तो क्या है 9th के बच्चे सबसे छोटे हैं, फिर 10th 11 12, फिर टीचर्स की भी अलग अलग एज है, सबसे बड़े भी हैं। यानी किसी समष्टि के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग आयु वर्ग के जीवों का समूह, वो क्या जीवों का वितरण, ये क्या कहलाता है, वयस वितरण। ठीक, अब देखो लिखो, विभिन्न आयु वर्ग में समष्टि के जीवों की संख्या, उनका वितरण एज डिस्ट्रीब्यूशन या वयस वितरण कहलाता है। अब किसी भी समष्टि के अंदर ये 3 तरह के जीव मिलेंगे, जैसे बच्चे, वयस्क और वृद्ध। उनको यहाँ साइंटिफिकली ये नाम दिया है पूर्व प्रजननीय, यानी जिनमें रिप्रोडक्शन तो नहीं हो रहा, वयस्क अवस्था से पहले वाले, जन्म से लेके 12-13 वर्ष तक के जो भी जीव हैं वो किस में आ जाएंगे, प्री रिप्रोडक्टिव में। ठीक, पूर्व प्रजननीय, प्रजननीय रिप्रोडक्टिव क्या हो जाएगा, जिनमें भी रिप्रोडक्शन होता है, जो नए जीवों को जन्म दे सकते हैं, वो क्या हो जाएंगे, प्रजननीय में। और पोस्ट प्रजननीय, पश्च प्रजननीय, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएंगे, जिनमें प्रजनन नहीं हो रहा है और वो एक निश्चित आयु समूह को प्राप्त कर चुके हैं, वृद्ध अवस्था वाले जीव। ठीक, अब यहाँ मैंने फिर एक लाइन लिख दी कि किसी भी समष्टि के अंदर ये तीनों ही तरह के उम्र वाले जो जीव है वो कैसे होते हैं, समान अनुपात में होंगे। ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा है या किसी में बच्चे ज़्यादा है या किसी में वृद्ध ज़्यादा है, तीनों ही एज ग्रुप के जीव किसी भी समष्टि के अंदर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। अब यूँ नहीं कि फिक्स संख्या कि ये 1000 ये 1000 1000, ऐसा नहीं, 999 हो जाएगा, किसी में 102 हो जाएगा तो किसी में 106, बाकी है वो लगभग रेशो बराबर, समझ रहे हो, यानी लगभग समान अनुपात में तीनों ही आयु वर्ग के जीव पाए जाते हैं। अब आगे आते हैं अपन क्या, जीवीय विभव। अब बायोटिक पोटेंशियल डेफिनेशन लिखी हुई है, देखो, पर्यावरण परिस्थितियां अनुकूलित होने पर, यदि फेवरेबल कंडीशन रहेगी, फेवरेबल इन्वायरमेंट रहेगा, तो समष्टि क्या करेगी, तेजी से वृद्धि करेगी। और यदि फेवरेबल कंडीशन नहीं रही तो समष्टि क्या करेगी, नष्ट होने लगेगी, केवल कुछ ही जीव क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। तो कोई भी समष्टि क्या करती है, एक ही जैसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है। अभी आगे आ रहा है यही कि परिस्थितियां अनुकूलित होने पर किसी भी समष्टि में वृद्धि करने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है उसका जीवी विभव या वाइटल कैपेसिटी। ठीक, यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो समष्टियों में जीवों की संख्या कम होगी या वह क्या होगी, नष्ट हो सकती है। ठीक है, अब आगे देखिए आप क्या आ गया, समष्टि साम्यावस्था। अब साम्यावस्था क्या होती है, हर समष्टि ये चाहती है कि उसमें क्या हो, ये तीनों एक दूसरे से ही जुड़े हुए। क्या लिखा, परिस्थितियां अनुकूलित रही तो समष्टि ने क्या करी, तेजी से वृद्धि करी। अब आप खुद सोचो, आपने एक बार क्लास में टॉप कर लिया, जिसने टॉप करा उसके तो दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि मैं हमेशा क्या करूं, टॉप करूं, सबसे ज़्यादा नंबर आए, तो उसका प्रयास हमेशा क्या रहेगा, टॉप बने रहने का, तो वो उसके लिए ज़्यादा वर्क करेगा। तो यही है
क्या परिस्थितियां अनुकूलित होने पर कोई भी समष्टि अपने अनुकूलतम मान पर बिल्कुल हाईएस्ट पहुंच गई है। अब वो क्या करेगी, उसी स्थान पर बने रहने का प्रयास करेगी। तो यही क्या कहलाता है, समष्टि साम्यावस्था। ठीक। अब समष्टि साम्यावस्था की स्थिति में क्या होता है, किसी भी समष्टि में जन्म दर और मृत्यु दर कैसी होती है, बराबर होती है। यही है कि किसी भी नए क्षेत्र में पहुंचकर समष्टि तेजी से वृद्धि करती है और वृद्धि करने के बाद वो अपने वृद्धि वाली अवस्था में ही रहने का प्रयास करती है, उसी अवस्था में बने रहना चाहती है। ये गुण ही क्या कहलाएगा, समष्टि साम्यावस्था। और समष्टि साम्यावस्था में जन्म दर और मृत्यु दर का मान बराबर होता है। ठीक है। अब आगे आइए आप, समष्टि उच्चावचन। अब ये क्या कहलाता है, अब कोई भी समष्टि टॉप पे पहुंच गई, ठीक है, टॉप पे पहुंचने के बाद क्या वो उसी अवस्था में बनी रहेगी, क्या उसकी कोशिश यही रहेगी। इसी को हमने समष्टि साम्यावस्था कहा। लेकिन उसमें मान लो 2-4 जीव बढ़ गए तो उसका ग्राफ ऊपर हो जाएगा, और कभी 2-4 में से फिर 1-2 जीव क्या हुए, मर गए, तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। यानी अपने अनुकूलतम मान, अधिकतम मान तक पहुंचने के बाद समष्टि में जीवों की संख्या थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होती रहती है, बहुत ज़्यादा कम नहीं। आप देखो यहाँ पर ये लिखा मैंने, ये ऐसा, आपको ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है? तो जीवों की लिखा भी है यहाँ पे कि साम्यावस्था में पहुँचने के बाद जीवों की संख्या में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा परिवर्तन होता रहता है, लेकिन वो अपनी साम्यावस्था वाली अवस्था नहीं छोड़ती है। और जीवों की मृत्यु भी हो रही है, तो जन्म भी हो रहा है, कुछ नष्ट भी हो रही है, तो कुछ अनुकूलित भी हो रही है। तो क्यों हो रही है ये, जलवायु परिवर्तन के कारण समष्टि साम्यावस्था क्या होती है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है, जीवों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। इसी को क्या कहा गया, समष्टि उच्चावचन। लेकिन फिर भी समष्टि का क्या प्रयास रहता है, अपने अधिकतम अनुकूलतम मान पर बने रहना। ठीक है। इसके बाद देखो क्या बच रहा है, समष्टि परिक्षेपण। अब समष्टि परिक्षेपण क्या होता है, किसी स्थान पर क्या हुआ, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, कोई भी प्राकृतिक आपदा आई, ठीक, उस स्थान या जंगल में आग लग गई, किसी शहर में आग लग गई, तो क्या होगा, पूरी की पूरी समष्टि क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो लिखा है हमने कि किसी स्थान पर नष्ट हुई समष्टि फिर से क्या करती है, फिर से वहाँ जीव आते हैं, रहते हैं, और फिर से अपने कहाँ जाती है, अनुकूलतम अधिकतम मान तक जाती है, यानी वो पुनः स्थापित होती है, और फिर क्या करती है, वो साम्यावस्था को प्राप्त कर लेती है। यानी नष्ट हुई समष्टि में वापस से जीव, पौधे जो भी होते हैं सभी स्थापित होते हैं, विकसित होते हैं, अनुकूलित होते हैं, और फिर से वो टॉप पर पहुंच जाती है। अब इसी के कारण वहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे नष्ट हो गई तो जीव बचेंगे, वो क्या करेंगे, वो जगह छोड़कर चले जाएंगे कि अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा। लेकिन जब समष्टि वापस से डेवलप हो जाएगी तो वो जीव, जैसे हमारे ही घर था यहाँ, हम चले गए, लेकिन जब यहाँ सब कुछ बढ़िया हो गया तो हम फिर वापस यहाँ आकर रहेंगे। तो यही है कि नष्ट हुई समष्टि फिर से पुनः स्थापित होती है, साम्यावस्था को प्राप्त करती है। नष्ट होते समय जीव बाहर चले जाते हैं समष्टि से, और फिर से वापस आ जाते हैं। तो यानी जीवों का वितरण प्रभावित हो रहा है, यहाँ पर आना जाना, आवागमन। तो ये कंडीशन ही क्या कहलाती है, समष्टि परिक्षेपण। इस तरह ये है समष्टि की परिभाषा, इसकी विशेषताएं, और ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है।